आज का सवाल फेडरलिज्म पर है। हम इसको एक क्लियर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्रक्चर और फॉर्म समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फेडरलिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन सी चैलेंजेस आती हैं और फ्यूचर में इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले डेफिनेशन पकड़ते हैं। फेडरलिज्म का कोर आइडिया ये है कि पावर सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो। पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 2 या ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है और हर लेवल का अपना एरिया होता है जहां वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकता है। अब इस डेफिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्लैरिफाई करते हैं। फेडरलिज्म का एम शेयर्ड रूल और सेल्फ रूल दोनों को बैलेंस करना होता है। मतलब नेशनल लेवल पर कॉमन डिसीजंस भी हों और रीजनल लेवल पर लोकल नीड्स के हिसाब से ऑटोनॉमी भी रहे। चलिए स्ट्रक्चर को पीसेस में तोड़ते हैं। पहली चीज होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। क्योंकि पावर डिवीजन को स्टेबल बनाना है तो रूल्स को क्लियरली लिखा और प्रोटेक्टेड रखा जाता है ताकि डेली पॉलिटिक्स के साथ वो इजीली चेंज ना हो। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर्स। ये बताता है कि कौन से सब्जेक्ट्स नेशनल गवर्नमेंट हैंडल करेगी, कौन से स्टेट्स और कौन से शेयर्ड। रीजन सिंपल है, ओवरलैप और कंफ्यूजन कम हो और सिटीजन्स को पता हो अकाउंटेबिलिटी किसकी है। थर्ड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जब 2 लेवल्स के बीच डिसएग्रीमेंट होता है तो किसी न्यूट्रल एम्पायर की जरूरत होती है। इसीलिए कोर्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फेडरेशन को स्टेबल रखने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फोर्थ, फिस्कल फेडरलिज्म। सिर्फ पावर्स डिवाइड करना इनफ नहीं होता, पैसे और रिसोर्सेज का अरेंजमेंट भी चाहिए। अगर रेवेन्यू का कंट्रोल एक तरफ हो और स्पेंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी तरफ तो फ्रिक्शन नेचुरली बढ़ता है। अब फॉर्म समझते हैं। फेडरलिज्म एक ही टाइप का नहीं होता। कुछ कंट्रीज में सेंटर और स्टेट्स का रिलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन वाला होता है और कुछ में कोऑपरेशन ज्यादा। फॉर्म समझने से आप एग्जाम्पल्स को बेटर कनेक्ट कर पाओगे। ड्यूअल फेडरलिज्म में बाउंड्रीज शार्पर होती हैं, जैसे सेपरेट स्फीयर्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्फीयर्स ओवरलैप करते हैं और जॉइंट प्रोग्राम्स कॉमन होते हैं। कंपेटिटिव फेडरलिज्म में स्टेट्स एक दूसरे से बेटर पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी के लिए compete करती हैं। आइडिया ये होता है कि कंपटीशन से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। सिमेट्रिक का मतलब सब स्टेट्स को सिमिलर पावर्स, एसिमेट्रिक का मतलब कुछ रीजन्स को स्पेशल पावर्स ड्यू टू हिस्ट्री, आइडेंटिटी, ज्योग्राफी या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये पॉइंट एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आता है क्योंकि ये डाइवर्सिटी मैनेज करने का प्रैक्टिकल टूल है। अब नेसेसिटी। फेडरलिज्म की जरूरत क्यों होती है? जब कंट्री लार्ज और डाइवर्स हो तो वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसीज ऑफन फेल होती हैं। फेडरलिज्म लोकल प्रायोरिटीज को स्पेस देता है और सेंटर को नेशनल यूनिटी और बिग पिक्चर इश्यूज पे फोकस करने देता है। सेकंड नेसेसिटी है डिसेंट्रलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी। जब डिसीजंस सिटीजन्स के क्लोजर लेवल पर बनते हैं तो फीडबैक फास्ट होता है और सर्विस डिलीवरी बेटर हो सकती है। साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूट होने से चेक्स एंड बैलेंसेस स्ट्रेंथन होते हैं। थर्ड, पॉलिसी इनोवेशन। स्टेट्स या प्रोविंसेस लेबोरेटरीज की तरह काम कर सकते हैं। एक स्टेट में जो पॉलिसी सक्सेसफुल हो उसको बाकी अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे गवर्नेंस में एक्सपेरिमेंटेशन का सेफ स्पेस मिलता है। नाउ चैलेंजेस। सबसे कॉमन चैलेंज होता है सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, पावर्स ओवरलैप, पॉलिटिक्स अलग पार्टीज की या रिसोर्सेज का डिस्प्यूट। इसलिए फेडरलिज्म को चलने के लिए स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जरूरी होते हैं। एक और बिग चैलेंज है फिस्कल इम्बैलेंस। अगर रिच रीजन्स के पास ज्यादा रेवेन्यू हो और पुअर रीजन्स स्ट्रगल करें तो इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। ट्रांसफर मैकेनिज्म्स फेयर ना हो तो रिजेंटमेंट बिल्ड होता है जो फेडरेशन के लिए रिस्की होता है। नेक्स्ट, कैपेसिटी डिफरेंसेस और गवर्नेंस गैप्स। कुछ स्टेट्स इंस्टीट्यूशंस और स्टाफिंग में स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम लेवल की दे दी जाए तो आउटकम्स अनइक्वल आएंगे और सिटीजन्स को लगता है सिस्टम अनइवन है। कभी कभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म या सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज भी चैलेंज बन जाते हैं। फेडरलिज्म इसको मैनेज कर सकता है, बट अगर ट्रस्ट लो हो और बार्गेनिंग फेल हो जाए तो यूनिटी पर प्रेशर आता है। इस पॉइंट पर इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है।
अब फ्यूचर में मॉडर्न गवर्नेंस में इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, माइग्रेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मांगते हैं। फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बेटर डेटा शेयरिंग और फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स फेडरेशन को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। फ्यूचर का एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन है फिस्कल रिफॉर्म्स और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स। जब म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत्स जैसे लोकल बॉडीज को रियल फंड्स और फंक्शंस मिलते हैं तो फेडरलिज्म ग्राउंड लेवल तक मीनिंगफुल बन जाता है, सिर्फ सेंटर और स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहता। फाइनली कंक्लूजन को क्रिस्प रखो। फेडरलिज्म का गोल यूनिटी विद डाइवर्सिटी होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल कल्चर कोऑपरेशन को सपोर्ट करें तो फेडरलिज्म स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी तीनों को स्ट्रेंथन कर देता है। एग्जाम आंसर में इसी बैलेंस्ड व्यू को हाईलाइट करना बेस्ट होता है।